हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को हल कर रहे थे, जिसमें हमारे क्लास 10th के क्वेश्चन 6 हो गए थे और 7वां क्वेश्चन आज शुरू होगा। और आज की इस ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि इसी में हम लोग पहला प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 यानी कि प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 2B को समाप्त करने वाले हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को सीधा शुरुआत करेंगे। पहला जो 7वां क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, क्या बोला गया है? दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसा? विषम की बात की गई है। विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। मतलब जो विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो यह आपका क्वेश्चन है और आपको इस बात को प्रूव करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे? माना, यहां से शुरू करेंगे। माना, देखिए यूक्लिड विभाजन जो होती है वो आपकी क्या होती है? a बराबर v/q+r, यही होती है। अब यहां पर हम क्या मानेंगे? माना a एक क्या चीज? a एक कैसा है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इतनी बात आपने लिख ली। अब यहां पे हम क्या करेंगे? जब मान ही लिया है तो साथ में कुछ और भी मान लेते हैं। तो b बराबर हम क्या मानेंगे? b बराबर, देखिए हम यहां से देखते हैं कि यहां पर जो v की वैल्यू है वो क्या है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि यहां पे जो b की वैल्यू है वो 6 है, तो हम इसको 6 रख देंगे। ठीक है। अब बात आती है कि r बराबर हम यहां पर क्या रखें? r बराबर हम यहां पर क्या रखें? तो r बराबर देखिए हमारा जो होता है b से तो छोटा होता है और r जो होता है वो 0, देखिए r जो होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? जो r होगा उसको हम क्या करेंगे? या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम मानना शुरू करेंगे। r जो होगा वो हम रखेंगे 0, 1, और भाई b का मान जो है वो 6 है, तो 6 से तो छोटा ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक हम क्या मान लेंगे? r जो है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब देखिए, अब समझिए यहां पर, अब जो हमारा यूक्लिड विभाजन था उसी में ये सारे मान क्या करेंगे? हम रखने वाले हैं, क्योंकि एक कैसा है? एक पूर्णांक है। जब a एक पूर्णांक है तो a बराबर, अब देखिए b की जगह पे हम क्या रखेंगे? 6, और q तो हमारा चल ही रहा है, q+0। ठीक है, 6 + q 0। अब a बराबर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? 6q बन जाएगा। ठीक है, एक ये प्राप्त हुआ हमारा। ठीक है, अब हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, जरा बताइए मुझे, किसी सम में, कोई भी अगर सम है हमारे पास, सम अगर कोई संख्या है, सम में अगर हम विषम का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 6 × 3 तो 18 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से मान लो 8 × 5 तो 40 प्राप्त हुआ। और हम करके देख लेते हैं। मतलब देखिए सम और विषम का गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सम प्राप्त हो रहा है। और चलो थोड़ा और देखते हैं। मान लो यहाँ पे 10 है, या 10 नहीं, 10 छोड़ो, 12 कर लेते हैं। 12 का गुणा अगर हम मान लो कितने में कर दें? 13 में कर दें। चलिए 13 में करते हैं। 13 दूनी 26, पीछे इकाई का अंक 2 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या होगा? सम होगा। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है? सम है। कैसा है? सम। ये क्या है? सम पूर्णांक हो गया हमारा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? विषम पूर्णांक। क्या पूछा गया है? कि 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का है क्या? विषम पूर्णांक। मतलब इस रूप का अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। a बराबर 6q+, अब हमें क्या रखना है? 1 रखना है। क्या रखना है? 1। अब हमने आपसे बोला कि सम में 1 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? हमें 1 जोड़ना है। अगर सम में हम 1 अगर जोड़ देते हैं तो विषम प्राप्त होता है। तो हमारा ये जो हो गया
वो क्या हो गया, सीधा सीधा विषम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। तो ये आपका विषम पूर्णांक हो गया। ठीक इसी प्रकार फिर से हम क्या करेंगे, a बराबर 6 प्लस 2 रखेंगे। तो 2 हमारा क्या है भाई, अगर सम में अगर सम ही जोड़ते हैं तो सम प्राप्त होगा। तो ये हमारा कैसा है, सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक, बात समझ में आ रही है, सम पूर्णांक है। अब यहां पे समझिए a बराबर 6 प्लस 3। अब ये 3 का 3 नहीं माना था हमने क्या, चलिए मानिए 3, 4 और 5। यहां पर 3 आ गया। अब बताइए सम में विषम जोड़ेंगे, वही फंडा फिर से अपनाएंगे। सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो विषम ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा हो जाएगा विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक हो गया हमारा ये। अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या देखेंगे, अभी 3 तक का हो गया, अब 4 का नंबर आ गया। a बराबर 6 प्लस 4, ये हमारा कैसा है, सम पूर्णांक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। बात समझते रहना। अब a बराबर 6 प्लस 5, ये हमारा कैसा हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब अगला जो आएगा, हाँ 5 तक ही है, और हमसे पूछा था कि विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि 6 प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, 6 प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है, और 6 प्लस 5 भी एक विषम पूर्णांक है। अतः हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये कैसे हैं, ये तीनों कैसे हैं, विषम पूर्णांक है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हल हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको रटने नहीं है। क्या रटने नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा समझना है, बस समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी परेड में 616 सदस्य, कितने हैं, 616 सदस्य। सदस्य कितने हैं, सदस्य लिख लेंगे हम यहाँ पर, सदस्य बराबर 616, ठीक। सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, क्या है, जो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, कितने, 32 सदस्यों वाले, 32 सदस्यों वाले, सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। क्या करना है, मार्च। अब मार्च करने की हमें जरूरत नहीं है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब समान स्तंभ बनाने हैं। मतलब क्या बोलना है, संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। आपसे कभी भी अधिकतम बोल दिया जाए तो समझ लेना वहां पर हमें क्या करना है, अधिकतम। हमने परिभाषा बताई थी पिछले वीडियो में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता था, मासा। जब भी बोला जाए आपसे, कैसा भी कोई भी प्रश्न हो, जब भी बोला जाए आपसे कि अधिकतम सबसे बड़ी, तो हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा मासा कर दो। और जब बोला जाए छोटी से छोटी या लघुतम, तो हम वहां पर क्या करते हैं, HCF कर देते हैं, ठीक है, लासा कर देते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, मासा करना है इन दोनों का, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या 616 है, 616 में हम क्या करते हैं, 32 का भाग देंगे, भाग विधि से मासा ज्ञात कर लेंगे, तो क्या होगा, हमें यूक्लिड विभाजन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर यूक्लिड विभाजन आपको लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका टोटल क्या है, यूक्लिड विभाजन पर ही, यूक्लिड विभाजन से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर 32 दूनी करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 32। अब यहां पर 11 हुआ, 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर बचा 5, 5 से 3 गया 2, अब यहां पर लेंगे 6 का उतारा, ठीक। अब ये 30 के बराबर है,
तो 30 के बराबर है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये 29 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पच्चीस 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 3 एम 27। कितना बार गया? 9 बार जा रहा है। ठीक है, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्यों 27 और 1 28। अब इसको हम क्या करते हैं? घटाते हैं। 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ 8 से 8 गया तो 0 और ये भी 0। अब 8 आ गया भाई, क्या आ गया? 8। और इसको उठाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो 8 चौक 32। ये पूरा पूरा आपका कट गया। ये जब आपका पूरा पूरा कट गया तो आपका यही तो मासा होता है। क्या होता है? यही मासा होता है आपका। ठीक है, अब ये मासा होता है तो इसने क्या पूछा था? अधिकतम संख्या पूछी थी। किसकी संख्या पूछी? स्तंभों की संख्या। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। अब इसमें लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। अब इसमें विभाजन लगा दिया हमने। अब यूक्लिड विभाजन लगाते हैं तो a बराबर क्या होता है? वी क्यू प्लस आर होता है आपका, यही होता है ना। अब जब हमने इसको लगाया तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू हमारी कितनी है? 616। 600। अब देखिए प्रथम चरण पहले हम डालेंगे। यहां पर क्या डालेंगे? प्रथम चरण में। प्रथम चरण, जब प्रथम चरण करते हैं तो क्या करेंगे? 616 बराबर 32 और गुणे 19 और प्लस 8, है ना। अब r इज नॉट इक्वल 0, तब क्या करते हैं? द्वितीय चरण। क्या करते हैं? द्वितीय चरण से, या द्वितीय चरण। ठीक है, ये हमने किया द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे? अब की बार क्या करेंगे? a का जो मान है उसको मानेंगे 32। तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। अब हमें प्राप्त हुआ r बराबर 0। तो हम क्या कह सकते हैं? b जो बराबर होता है हमारा, b जो होता है यहाँ पर, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा होता है मासा। और जो मासा है हमारा, मासा, अब हम क्या कह सकते हैं? मासा बराबर, यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। b बराबर हमारा क्या? b की तुलना करेंगे तो 8 आएगा। तो मासा बराबर 8। तो हम क्या कहेंगे? अधिकतम, ऐसे लिखेंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन। देखिए यहां पर हमने आपसे क्या बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में? यूक्लिड विभाजन पर बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है। मतलब प्रश्नावली आपकी पूरी जो है वो किस पर बेस्ड है? यूक्लिड विभाजन पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर भी बोला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला गया? किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m, क्या बोला गया है? 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। चलिए अभी सिद्ध करते हैं होता है या नहीं होता है। तो यूक्लिड विभाजन आपका कहता है a बराबर, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम मानेंगे, माना जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में माना वैसे ही मानेंगे। माना एक क्या है? माना a एक पूर्णांक है। अब a मत मानो, यहाँ पर x मान लो। चलिए a मानना चाहो a मान लो, x मानना चाहो x मान लो, कुछ भी मान लो। एक ही जगह पे जो रखना चाहो वो रख सकते। चलिए a ही रखते हैं लोग। ठीक है, a ही रखते हैं। अब a हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए जो b है हमारा, b हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? यहां से देखिए b हमें प्राप्त हो रहा है कितना? 3। अब अगर हम r मानना चाहें तो कितना मानेंगे? देखिए इसने पहले ही दे दिया कि 1। कितना दे दिया? 1 दे दिया। तो हम यहाँ पर जो r मानेंगे 0 और 1 मान लेंगे। अगर मानना चाहो 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, लेकिन उसकी हमें आगे जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसलिए नहीं मानेंगे।
हम यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए 3 से छोटा होगा r का मान, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो हमने जरूरत कितने का है, 1 का जरूरत है, हमें 1 लाना है, तो इसलिए हमने 1 मान लिया। वर्ग बोला जाएगा तब ये कर सकते हैं, घन बोला जाएगा तो हम ये नहीं कर सकते हैं, वो भी आपको समझाएंगे, आगे क्वेश्चन आने वाला है। अभी इतना समझिए कि यहाँ पर जो इसने दे रखा है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, उसी के आधार पर हमने मान लिया। अब अगर हम यहाँ पर m की जगह पे अगर मानना चाहें, m की जगह पे m बराबर आप अगर मानना चाहो तो m की जगह पे हम क्या रखेंगे, q। देखिए m की जगह पे q नहीं रखेंगे, वो तो m एक अलग चीज है, m एक अलग चीज है। तो ये हमारा q तो है ही पहले से, तो q की जगह पे हम क्या रखते हैं, q ही रखेंगे। ठीक है, q की जगह पे q ही रखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन में ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, रख देते हैं। तो a बराबर 3q और प्लस क्या होगा 0। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला गया, वर्ग। तो अब इसका हम करेंगे वर्ग, a बराबर 3q का करते हैं वर्ग, यहाँ पर वर्ग किया, यहाँ पर किया, क्या लिख देंगे यहाँ पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दिया। देखो a स्क्वायर बराबर 3, मतलब 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां पर तो बन गया, ठीक है, हमें लाना क्या है, 3 लाना है। तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। देखिए 3 त्रिका 9 और q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर है, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे m बराबर 3q स्क्वायर, क्योंकि हमें इस रूप का ही बनाना है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे m। ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया, a स्क्वायर बराबर 3m हमारा बन गया है। अब हमारा दूसरा आएगा, मतलब कि हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो a बराबर 3q प्लस 1 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहले ही, क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब हमने वर्ग किया तो a स्क्वायर, यहाँ पे एक सूत्र होता है हमें पता होना चाहिए, क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लें, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहां पर a प्लस बी लिखा है, तो a की जगह पे यहाँ 3q है, b की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 3q है और b की जगह पे 1 है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6q। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, पीछे ले चलते हैं, बिल्कुल। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहां पर ध्यान दीजिए, ये पेयर बना है, इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो ले लो। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया हमने, तो यहां पर बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, अब यहां पर हम लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, यहां पर भी लिख देते, क्या, जहां m बराबर 3q स्क्वायर के रूप का है, ये भी लिख सकते हो। अब देखो a स्क्वायर बराबर 3 और इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, m रखेंगे, m प्लस ये वाला 1। अब बताइए आप, जो हमसे बनवाया गया था वो प्राप्त हुआ या नहीं, प्राप्त हो गया, बस यही हमें लाना था और वो आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं पहले, उसके बाद उसको हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके दिखाइए। वही बात बोली गई है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पर बोल दिया घन, वहां पे क्या बोला था, वर्ग।
9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रख दे रहे हैं, मान ले रहे हैं। एक चीज और समझिए, गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं और उसमें से हमें जो वैल्यू दी हुई है उसको छांटना होता है। सब कुछ दिया होता है गणित के क्वेश्चन में। इसके अलावा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सारी चीजें दी हुई हैं। यही एक ऐसा विषय है जिसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं और उनको हमें सही रूप में रखना होता है। सिर्फ सबसे आसान काम यहीं पर होता है। अगर आप रखना सीख गए, आसान कहें या हार्ड कहें, यही सबसे आसान या हार्ड काम होता है। क्या? वैल्यू को छांटना और उसको सही क्रम में रखना। तो उसी को हम समझ रहे हैं। चलिए अब हमारे पास यूक्लिड विभाजन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर भी वही बात लिखेंगे, माना, क्या माना? माना a एक क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब b बराबर हम जो रखेंगे यहां पर, वो कितना रखेंगे? b बराबर जो हमारा रखा जाएगा वो 3 रखा जाएगा। अब कहेंगे 3 कैसे रख दिया आपने? अरे आप अगर रखना चाहो तो 9 रख लो। हमें तो सरल करना है क्वेश्चन। हमें समझ में आ गया कि ये यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर 9 का क्यूब करेंगे, भाई घन की बात की गई है, घन करेंगे तो जाके बताइए कितना टफ क्वेश्चन बनेगा। जाके हम एक ऐसी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जो क्या हो? 9 का ही गुणज हो। 9 का गुणज हो। अब 6 तो 9 का गुणज होता नहीं है, 3 9 का गुणज होता है। 18 रख सकते हैं, 18 होता है 3 का गुणज, 9 का गुणज रख सकते हैं। तो हम ऐसी संख्या रखेंगे जो 9 का गुणज है और इजी से इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और r बराबर हम रखेंगे यहाँ पर। अब कहोगे सर 1 से मतलब 0 से लेकर 8 तक रखें। अरे जब हमने b को माना है 3 तो 3 से कम होगा, 3 से कम होगा r का मान। 0 1 और 2 मान सकते हो आप, ठीक है। 0 1 2, क्योंकि 3 से छोटा होगा r का मान। होगा या नहीं होगा? शुरुआत में हमने आपको बताया था जो r होता है वो हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है। तो इसी वजह से r बराबर हमने रख दिया 0 1 2। कोई दिक्कत? चलिए अब समझिए। अब हम सीधा रखते हैं, वैल्यू को रखेंगे। अब वैल्यू को जब हम रखते हैं तो ये हमारा क्या है? समीकरण है, प्रमेय है। जो प्रमेय है उसी में हम रखेंगे a बराबर, a एक धन पूर्णांक है तो a बराबर b की जगह पे रखेंगे 3 और यहां पर हमारा क्या है? q है तो q रखते हैं और प्लस में रख देंगे 0, ठीक है। अब हमें करना क्या है? घन करना है। क्या करना है? घन करना है। चलिए घन करने पर चलिए कर देते हैं। तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है? 27 क्यूब, ठीक। अब a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 9 क्यूब। अब बताइए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 27 को? अरे बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसा करो, इसको आगे पीछे कर लो थोड़ा। यहाँ इसको रखते हैं 9 और यहाँ पर रखते हैं 3। कोई दिक्कत? अरे कैसा भी रख लो, आगे पीछे कुछ भी रख लो, लेकिन हमें बनाना क्या है? आगे 9 बनाना है। देखो 9 बनवाया गया है हमसे, तो हमें 9 बनाना है, इसलिए हमने 9 आगे रख दिया। अब हम लिखेंगे जहां 3 क्यूब m के रूप का है, रख दिया। अब देखो a स्क्वायर बराबर 9, इसकी जगह पे हम रखेंगे m, तो हमारा क्या हो गया? a स्क्वायर बराबर 9m। और इस तरह का आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम 3 नंबर का। और ये आपने वीडियो छोड़ दिया, समझ लेना आपने परीक्षा में अपना 3 नंबर छोड़ के आ गए, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब देखो, इसीलिए हम बहुत स्लो बता रहे हैं आपको, इसलिए जिससे कि आपको सारा जो मेथड है वो समझ में आ जाए। चलो आगे देखो क्या है, हमें क्या करना है। आगे देखिए a बराबर अब हम रखेंगे 3 क्यूब प्लस 1,
इसका भी घन करेंगे। चलिए कर देते हैं घन सीधा यहीं पे, ठीक है। तो ए क्यूब, अब एक चीज और याद रखना, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस v, ये आपका सूत्र होता है। अब यही तो सूत्र हमें यहां पर लगाना है, कोई दूसरा सूत्र हम नहीं लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो a का क्यूब 27 हो गया और क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a और b कोष्टक a प्लस b, ये हो गया। इसको चलिए अब आगे करते हैं। a क्यूब बराबर 27 क्यूब क्यूब प्लस 1, ठीक है, प्लस 3a भी था हमारा, 3 त्रिका 9 क्यूब और 3 9 प्लस 1। अब देखो 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्यो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 एकन 9, ठीक है, और 9 क्यूब। अब इसको 1 को हम क्या करते हैं, चलो उधर ले जाते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ, है ना। अब हम क्या करेंगे, 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ये देखिए 3 का एक सेट बन गया, यहां पर जाके बन गया। अब यहां से 9 कॉमन लेना, जरा 9 कॉमन लिया तो यहां पर बचा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर, यहां पे बचा क्यूब प्लस 1। अब जहां लिखेंगे, जहां 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब m के रूप का है, m के रूप का है, ठीक। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 9 इसकी जगह पे m प्लस 1। जरा बताना मुझे a स्क्वायर बराबर ये प्राप्त हुआ। इस बार रखेंगे क्या हम लोग, अगला हमारा 2 रह गया अभी। तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। अब ये इतना आप काम कर सकते हो क्या, इसका क्यूब कर देंगे और क्यूब करने के बाद जो 2 का क्यूब होगा वो 8 होगा और 8 को हम सबसे पीछे ले जाएंगे, ठीक है। आगे जो बचेगा उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे और बाकी जितना भी कॉमन लेने के बाद बचेगा वो सब क्या होगा, m के रूप का होगा। हो गया, क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। इसका क्यूब करना है, जैसा हमने यहां पर किया वही काम आपको आगे करना है। कर पाओगे ना। चलिए, आप सभी काफी समझदार हैं, कर पाएंगे। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 है आपका, 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपने पहला वीडियो देखा, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर आप तुरंत देखिए, या जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उस प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। जो आपका सबसे पहला वाला वीडियो है प्रश्नावली 1A का, उसको आप जाके देखें, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। क्या इसको भी बताना पड़ेगा मुझे? अरे भाई बताओ, इसको भी बताना पड़ेगा, यहां पर वर्ग बोला गया है। कर पाओगे? कर पाओगे। b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 और r बराबर 0 और 1 हो गया। क्या होगा, b बराबर 2 और r बराबर 0 और 1, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। जितना हमने बता दिया उसी के हिसाब से आपको करना है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे फिर जाओ, उस क्वेश्चन को देखो, जिस तरह से हमने लगाया ठीक उसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पर सिर्फ 2 चीजों को फाइंड करना, 4q प्लस 1 को सिर्फ फाइंड करना है, सिर्फ 2 चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगता है ये भी क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें भी HCF याद करना है और यूक्लिड विभाजन लगाना है। हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा अलग है वो।
14 और 15 जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा अलग है, उसको देखते हैं। चलिए, इस तरह का जब भी आपका क्वेश्चन बने, जब भी बने तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है आखिर। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। क्या अपनाना है, समझो। 398, 436 और 542 माइनस करेंगे ये सारी वैल्यू, क्योंकि क्रमशः दे रखा है। 7 इसमें माइनस करेंगे, 11 इसमें माइनस करेंगे और 15 यहां पर माइनस करेंगे। कर पाओगे? चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, थोड़ा जगह काफी मिल जाएगी यहां पर। इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहां पर 9 और यहां पर 3, यानी कि 391। यहां पर बचा आपका 5 और यहां पर बचा 2 और यहां पे 425 प्राप्त हुआ। यहां पे घटाते हैं, 12 से 5 गया 7 और यहां पर जो बचा आपका 3 और 3 से 1 गया तो 2 और 527। तो ये आपकी 3 संख्याएं आ गई। क्या आ गई? 3 संख्याएं आ गई। अब क्वेश्चन को एक बार फिर समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, हो गया, हो गया, सबसे बड़ी की बात की है तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, मासा करना होगा। चलिए मासा करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन लगा देंगे। चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, अब जरूरत हमें इसकी, इसकी और इसकी है। तो यहां पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है ना, और इससे बड़ी ये, इन्हीं दोनों को पहले निपटा लेते हैं। 425 और भाग करेंगे 391 का। ये काम आपको हम बता चुके हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं। एक बार जाएगा तो 391 घटाते हैं, 4 बचा और 12 से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा, 34 आया। और यहां पर रखेंगे 391, देखिए 39 है, यहां पर 34 है, तो पहले तो एक बार जाएगा तो 34, यहां पर कितना बचा आपका, 5 बचा और 1 का उतारा, फिर एक बार जा रहा है 34, 11 से 4 गया 7 और यहां पर बचा 4 से 3 गया 1, यहां पर आ गया 34 और 17 दूनी 34 होता है आपका। तो इन दोनों संख्याओं का मासा आपको प्राप्त हुआ, वो कितना हुआ, 34 प्राप्त हुआ। अब लेते हैं तीसरी संख्या 527। 527 में सीधा किसका भाग करेंगे, 17 का। 17 एक 17, 17 दूनी 34, 17 तियो 51, 17 तिया 51, एक बचा 17 आया, 17 एकन 17, ये भी पूरा पूरा कट गया। अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन, हमारा मासा कितना प्राप्त हुआ, 17। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 17 है, जो क्या करेगी, तीनों संख्याओं में अगर किसी भी में भाग देते हैं, जो हमें मूल संख्याएं दी हुई थी, प्रश्न में जो संख्याएं दी थी, अगर उनमें से किसी भी में अगर हम 17 का भाग करते हैं तो क्रमशः जो शेष बचा था 7, 11 और 15 वही शेष प्राप्त होगा आपको। पहली संख्या जो दी थी उसमें 7 शेष मिलेगा, दूसरी संख्या में अगर भाग दोगे तो 11 प्राप्त होगा और तीसरी में भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। चलिए अब हम आपको क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा हो जाएगा a बराबर 425, प्रथम चरण है ये हमारा। 425 बराबर कितना है, 391 गुणे 1 प्लस कितना बचा था, 34। यहाँ पर r इज नॉट इक्वल 0, तब क्या करेंगे, तब अगला पद यानी द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में क्या करेंगे, 391 बराबर 34 गुणे 11 प्लस कितना बचा था, 17। यहाँ पर भी r इज नॉट इक्वल 0, तब क्या होगा, तृतीय चरण शुरू होगा। तृतीय चरण में हम क्या करेंगे, 34 रखेंगे। 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0, नहीं हाँ प्लस 0, तो r इज इक्वल 0। r क्या है, बराबर है 0 के, तो क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। b हमारा कितना है, 17। जब हमारा मासा 17 है, मासा 17 है, तब क्या करेंगे, मासा 17 तथा तीसरी संख्या कितनी है हमारी, 527। 527 में ये लाइन लिखनी होगी। अगर 3 दे रखी हैं, 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो ये लाइन लिखनी होगी, मासा 17 तथा तीसरी संख्या 527 में यूक्लिड विभाजन लगाने पर। यूक्लिड
विभाजन लगाने पर। ठीक है, अब लगाते हैं। जब लगाएंगे तो 527 बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुणे 31 प्लस 0। तो R इक्वल R बराबर 0 और B बराबर क्या हो जाएगा, जब R बराबर 0 होता है तब B बराबर हमारा होता है मासा, और जब B बराबर मासा होता है तो B की वैल्यू हमारे पास है 17 और मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मासा बराबर हमारा हो जाएगा 17। तो वह सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 17 है, जो पूरा क्या कर देगी आपका, ये विभाजित कर देगी। पूरा नहीं विभाजित करेगी। आप अगर भाग देते हो 17 से, अगर आप 17 से भाग देते हो किसमें, 398 में, तो आपको 7 शेष प्राप्त होगा। अगर आप 17 से 436 में भाग देते हो तो 11 शेष मिलेगा। अगर वही 17 से आप 542 में भाग देते हैं तो 15 शेष प्राप्त होगा। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 14 था, और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं दी हुई हैं और सेम यही काम आपको करना है। कर पाओगे? क्या करना है, 2053 में 5 घटाएंगे और 967 में 7 घटाएंगे। जो घटाने के बाद प्राप्त होगा, दो संख्याएं आएंगी आपकी, इसको घटाएंगे, 5 इसमें घटाएंगे, एक संख्या मिलेगी, इसमें से 7 घटाएंगे, एक संख्या अलग मिलेगी। अब यहां से हम निकालेंगे मासा, और मासा निकालने के बाद आप यूक्लिड विभाजन लगा देना। जो यहाँ पर मासा प्राप्त होगा, जो घटाने के बाद जो 2 संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे हमने घटाया था, तो एक संख्या ये प्राप्त हुई थी, एक ये प्राप्त हुई थी और एक ये प्राप्त हुई थी। इस तरह से जब घटाएंगे तो 2 संख्याएं प्राप्त होंगी। इस तरह से हम मासा निकाल देंगे, एक ही तरह से, मतलब इस तरह से हम मासा निकालेंगे और यहां तक ये काम करना होगा। ये तीसरी संख्या तो है नहीं, ये तीसरी लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली, ये लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से बड़ी खुशी की बात है कि एक प्रश्नावली समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग अपने लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा लें कि उस सभी लोगों ने मिलकर एक प्रश्नावली समाप्त कर दी। ये तो पक्का हो गया कि इस बार परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। ठीक है, बस बने रहिए, साथ में बने रहिए। गणित की खैर नहीं इस बार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप ये बताइए मुझे, मैं बोलूं कि ऐसे ही गुणनखंड कर दीजिए डायरेक्ट, तो काफी लोग होंगे वो कर सकते हैं, काफी लोग होंगे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले 140 का करता हूँ। 140 मतलब अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है। तो 140 कैसे लिखेंगे, 2 गुणे, यहाँ पे कितना बचा 70, फिर काटेंगे, कितना बचा 35, अब कितना बचा 5 से काटेंगे तो 5, अब कितना बचा 7 बचा। तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। तो इसको हम अगर लिखना चाहें 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7। आप ये काम नहीं कर सकते, अगर इतना काम अगर नहीं कर सकते तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप 140 लिखो और साइड पे इसके गुणनखंड कर लो। पहले साइड पे करना, यहाँ पर नहीं, थोड़ा साइड पे करके दिखा देना, रफ कार्य में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये काम करना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ इतना काम करना है आपको। यहाँ पे करते हैं 2 सत्ते, फिर काटेंगे 35 बार जाएगा, फिर काटेंगे 7 बार जाएगा, फिर काटेंगे तो 1 बार जाएगा। यही काम किया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब भाई ये 2 बार है तो हम इसको 2 पे घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या है, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 156 का कर लें, चलिए 156 का कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा ऐसा करते हैं, इसका करते हैं, थोड़ा ये बड़ा लग रहा है संख्या ना, यही बड़ी है, एक ये बड़ी है, एक ये बड़ी है, कोई कर लो, एक कर लेते हैं। 5005। तो सबसे पहले ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब वो क्या होगा, घबराना नहीं है, 11 से काट दो। ये देखिए 100 है, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, 11 एकम 11। 7 से भी तो कट रहा था, चलिए कोई नहीं, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 13 बार जाएगा,
13 एकम 13। वैसे क्या नियम क्या होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाए, और जब ना समझ में आए तो क्या दिक्कत है, अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या। चलो लिख लेते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। लो हो गया, क्रम में लिख दिया भाई, क्या दिक्कत है। पहले हमने क्रम में नहीं लिख पाया, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए आपके जैसा समझ में आए वैसा आप काट दो, पहले काटने के बाद में क्रम हम लिख सकते हैं ना। इतना तो समझ है कि छोटी कौन है बड़ी कौन है, आराम से सेट कर देंगे। आगे कोई और बताएं क्या, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बाकी तो ठीक है। चलो एक और बता देते हैं, 74 29, ठीक है 74 29 को करते हैं। विभाज्यता के जो नियम है आपको वो पता होने चाहिए, कम से कम 10 नियम पता होने चाहिए। अगर आपको विभाज्यता के नियम पता हैं तो आप सीधा क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी काट सकेंगे। अब आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो पहले आप 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, 4 से काटोगे, 5 से काटोगे, 6 से काटोगे, 7 से काटोगे, 8 से 9 से, ऐसे काटते रह जाओगे। अगर विभाज्यता के नियम आपको पता है तो हमें पता है ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा, 2 और 3 से नहीं कट रहा है, तो 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटा तो 8 से कैसे कट जाएगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो कट ही नहीं सकता है क्योंकि पीछे 0 या 5 0 होना चाहिए था 10 से काटने के लिए। 11 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब अगर 1 से लेकर 10 से नहीं कट रहा है तो किसी अभाज्य संख्या से कटेगा। ये क्या है, किसी अभाज्य संख्या से कटेगा। तो अभाज्य या तो 11 है, 13 है और 17 है यहां पर शुरुआत में। तो 11 और 13 से नहीं कट रहा है तो 17 से काटेंगे इसको, ठीक है। किससे काटते हैं, 17 से काटते हैं। थोड़ा यार देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 17 दूनी 34, 17 तियो 51, 17 चौक 68, कितना बचा, 6 बचा। 17 तियो 51, 17 तिया 51 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, कितना बचा, 51, यानी 62 हो गया था। यहाँ पर 6 बचा था, 62 हो गया, 11 बचा। 17 सत्ते 119, 23 से काटेंगे, 23 से 23, 19 से भी कट रहा है ये तो, चलिए कोई नहीं। 23 से 23, यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा। तो 23 निम्मा कितना हो गया आपका, 207। अब यहाँ ये देखिए 19 कट रहा है, हम क्या लिखेंगे, 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। आप पहले 19 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर जैसा सही लगे आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप कर पाएंगे। अब क्या 2 संख्याएं बची हुई, आराम से काट लेना, 156 और 38 ये तो 5 से कट रही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मतलब यही तो बोला गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्याएं दी उनका गुणनफल तथा एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों ही बराबर होंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें कुछ कंडीशन दी है क्या, एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालें, नहीं दी है। चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, 26 और 91 हम अपने हिसाब से निकालेंगे ना। तो तुम अपने हिसाब से निकालेंगे, जब उसने बोला ही नहीं कैसे निकालना। तो काटो भाई, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, 7 बचा, 7 से काटो, 7 एकम 7। अब मासा हमारा भाई कितना होगा, 13। मासा बराबर हमारा प्राप्त हो गया कितना, 13, क्योंकि 26 और 91 को जब काटेंगे तो क्या होगा, 13 गुणे 2 होगा और 13 गुणे 7 होगा। भाई देखो 91 बराबर क्या होगा, 13 गुणे 7 होगा, और 26 बराबर क्या होगा, 13 गुणे 2 होगा। तो मासा बराबर हमारा कितना हो गया, 13। अब लासा बराबर हमें निकालना है, लासा बराबर हमारा क्या होगा, अब क्या होगा, 26 गुणे 7 कर दो भाई, 13 गुणे 2 गुणे 7, तो 13 गुणे 2 गुणे 7। हम क्या करेंगे, 26 गुणे 7 और 7 छक्के 42, हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 7 दूनी 14 4 18, 182। अब बोला गया दोनों का
संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा एलसीएम तथा एचसीएम का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 गुणे 91। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है? एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ हमारा 13 है। तो 13 गुणे एलसीएम हमारा कितना? 182 है। तो गुणा कर दें, करो भाई। 26 और 91 का पहले करते हैं। 6 एकन 6 और एक 2 हो गया, ये 9 छक्का 54 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 5 हासिल, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23, 2366 हो गया। जरा इसका करते हैं। 13 दूनी 26 हासिल 2, और 13 8 104, 104 और 2 106, 106 10 हासिल, 13 एकम 13 और 10 23। देखिए दोनों बराबर आ गया, ये और ये। तो यही तो पूछा गया था, बस सिद्ध हो गया। इति सिद्धम लिख दें यहाँ पर, इति सिद्धम, सिद्धम। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से आप ये 3 क्वेश्चन है, इनको भी लगा सकते हैं। पहले इनका लासा और मासा निकालिए। लासा मासा का गुणा एक तरफ करेंगे और इन दोनों संख्याओं का गुणा एक तरफ करेंगे। अगर दोनों का उत्तर बराबर आ जाए तो आप समझ लेना आपका सही है, नहीं तो आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि लासा का और मासा का गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक सूत्र भी है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने एलसीएम और एचसीएम निकाले थे अलग अलग लिखकर, वो अभाज्य गुणनखंड विधि ही थी। क्या थी? अभाज्य गुणनखंड विधि थी। ठीक है, चलिए देखो कैसे निकालते हैं। 12 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, या फिर कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5। इसी तरह 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो अब ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। देख रहे हो क्या है, क्वेश्चनों में कुछ है जो चीज हम सीख चुके हैं, वही आ रहा है बार बार। हमें तो शर्म आने लगी है ये क्वेश्चन लगाते लगाते अब तो मासा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, और लासा निकाल देंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, है ना। तो देखिए अब इसका गुणा करने में कभी कभी क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो गुणा करने का एक सिंपल सा तरीका बताएं। अगर कहीं पर 5 दिया हो और 2 दिया हो या 4 दिया हो, कुछ भी दिया हो, मतलब 5 का पहले गुणा कर लो। 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60। अब 60 आया, यहाँ पर कितना आया? 60 आया, यानी कि 6 है। 7 छक्के 42, कितना हुआ? 42। एक जीरो था, जीरो लगा दो। लो भैया, एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, पानी खत्म हो गया। और बता कौन सा बताएं? ये बता दें, वो बता दें। अरे वो तो अभाज्य संख्या है, तो मासा तो 1 हो जाएगा। इनका गुणा कर दो। अभी देखो 17, 23 और 29 का गुणा कर दो, वो हो गया तुम्हारा क्या? एलसीएम हो जाएगा। इसका मासा तो 1 आएगा ना। यहाँ पर अगर निकालेंगे तो मासा कितना आएगा? मासा आएगा आपका जाके 1 ही आएगा। और अगर हम एलसीएम निकालें तो इनका गुणा कर दो, पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा। पूरा गुणा होगा क्योंकि एक भी मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर जाता तो एचसीएम भी आ जाता हमारा, कुछ ना कुछ। यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो होगा आपका, इन सभी का गुणा और इन सभी का गुणा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ आपका क्या होगा? 1 होगा दोनों का। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एचसीएफ बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया। अरे भैया वो तो हम भी निकाल सकते हैं, देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हाँ दिया है तो इसका भी कुछ कारण है। कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी होता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर कोई समस्या है, कोई कारण है तो उसका कोई निवारण भी होगा। अगर इसका कारण है तो उसका कोई निवारण भी होगा। चलिए उसका निवारण ढूंढते हैं ना। निवारण क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये इसका निवारण है। तो निवारण क्या है? देखिए 306 और 657 बराबर, हमें दिया क्या है? एचसीएफ दिया ना। तो
एलसीएम हमें प्राप्त करना, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी 9। काट दो भाई, क्या किसको काटोगे, इसको काटे या इसको काट देते हैं, ठीक है, इसी को काट रहे हैं। तो 9 का काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तियो 27, दो कितना बचा, 3 बचा, 9 चौक 36, 34 का गुणा इसमें कर दो भाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 657 गुणे 34। चलो कर देते हैं गुणा, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 5 15, 2 17, हासिल 2, 15 1 हासिल, 5 15, 16 17, हासिल 1, 36 18, 1 19, 8 3 7 6 13 3, हासिल 1, 10 2 12 की 2, हासिल 1 2। हमारा एलसीएम जो हो गया वो कितना हो गया, एलसीएम बराबर हो गया 22 33 8। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो कारण का निवारण मिल गया हमें, क्वेश्चन पूरा हो गया। अरे चलिए आगे देखिए, चलिए एचसीएफ बराबर दिया है, ये क्या दिया, ये दिया है, तो एक्स का मान बताओ। बिल्कुल बताएंगे। तो एचसीएफ बराबर हमारा दिया, एचसीएफ बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10, और संख्याएं, पहली संख्या दे रखी है 225, दूसरी संख्या दे रखी है 60। अब अभी क्या है, एलसीएम नहीं है हमारे पास, एलसीएम निकाल लें। चलिए तो एलसीएम हम देखते हैं, हमारा एलसीएम क्या होगा, 60 कोमा 225, काट लेते हैं, 2 से कट रहा है हमारा 30 आया, यहाँ पे 225 रहेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, और 225 हमारा बरकरार रहेगा। अब देखिए 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, और कितना बचा 4, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट रहा है 5, ऐसा ही रहने दें, आप 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 5 से कट रहा है 5 एकन 5, 5 25, फिर 5 से कट रहा है 5 एकन 5 एकन। तो हमारा एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। हम पूरा का पूरा लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करने की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या है 225, 225 गुणे 60 बराबर एलसीएम हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और एचसीएफ हमारा कितना है 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब काटो, अब काटेंगे 5 5 25, ऐसा करो 60 काट दो, 12 पंजे 60 होता ना, तो 12 पहले इधर कर लो, 3 चौक 12, ये हो गया, तो 12 पंजे 60 भाई, ये 12 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 5 से 5 खत्म। और यहाँ पे देखो इसको काटते हैं, 3 से पहले इसको, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, यहाँ पे 2 बचा, 5 25, 15 प्राप्त हुआ भाई। तो 15 बराबर हमें क्या मिल गया, 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर दें, कर दो, नहीं ऐसा करो 5 कॉमन ले लो यहां से, 15 बराबर 5 कॉमन लिया तो यहां पर बचा 225 माइनस 2x, 5 से काटो, 5 3 15, तो 3 बराबर 225 माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 माइनस 225 माइनस बराबर क्या है, माइनस 2x है। तो घटाना जरा, 2 2 2, ये काय का आएगा, माइनस का आएगा, बराबर माइनस 2x, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटो, 2 एकन 2 एकन 2 एकन, x बराबर हमारा आ गया 111। तो हमें समझ में आ गया कि x का जो मान होगा वो कितना होगा, 111 होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए पहले, चलिए बताइए समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो एक बार फिर से। पहली संख्या हमें पता थी, दूसरी संख्या पता थी, एचसीएफ हमें दे रखा था, एलसीएम हमने प्राप्त कर लिया।
बाकी हमने क्या किया, इसको कोष्टक में रखना, ध्यान रहे इसको कोष्टक में रखना, नहीं तो पता चले तुम इसको भी उड़ा दो साथ में, नहीं वो नहीं उड़ेगा, इसको कोष्टक में रखना। बाकी इधर जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम से हमने इन संख्याओं के अंदर धुआं भर दिया, धुआं भरने का मतलब काट दिया, काटने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 15, और 15 प्राप्त होने के बाद हमने क्या किया, इस पूरी संख्या से हमने 5 कॉमन लिया, तो 5 कॉमन ये आ गया बाहर, यहाँ पर क्या बचा था 225 और इधर बचा 2x। अब जब 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 222 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पे बचा -2x, माइनस से माइनस गया और 2 से हमने जब काटा तो कितनी बार गया, 111 बार गया। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। ये एचसीएफ, इन दोनों को एचसीएफ कितना है, एलसीएम इनको ज्ञात करने हैं, तो हम क्या कर सकते भैया, 120 गुणे 225 गुणे 15 और गुणे एलसीएम, और यही हमें क्या करना है, पता करना है। जरा काटना, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 2 और 5 चौक 20, 3 अट्ठी 24, तो हमारा एलसीएम बराबर हो गया 225 गुणे 8। 8 का जरा गुणा करो, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 17 18, 1800 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं होनी चाहिए। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो आ गया है 7। अरे ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आया है इस बार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसका 1800 ही आंसर था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है इसका मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर y दिया, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर x दिया, यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 7 दिया है। तो देखिए ये जो होता है इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का गुणा यहाँ पर आएगा, सिंपल सा होता है भाई। इससे हमने जब काटा है तो यहाँ पर भागफल आएगा, जब इससे हमने काटा तो यहाँ पर भागफल आएगा, या इससे जो हमने काटा वो भागफल, एक भागफल होता है इसमें। ठीक है, एक भागफल होता है और एक होता है हमारा भाजक, और भाजक और भागफल का जब गुणा करते हैं तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इधर से पीछे चल कर देंगे, तो 3 गुणे 7 करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, 7 तियो 21, 21 हमारा क्या प्राप्त हो गया, 21 हमें प्राप्त हो गया x का मान। अब 21 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा y। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि y का मान जो है हमारा वो कितना है, 84 है, और x का मान जो है वो कितना है, 21 है। हो गया ये क्वेश्चन। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है ये, 8 नंबर है क्या, अच्छा 18 और 117, कितना दे रखा है, 18, 117 के HCF को हम क्या कर रहे हैं, HCF इसमें दे रखा है, HCF दे रखा है हमें 18m-117। देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, m का मान पूछ दिया होगा और क्या है, के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का एलसीएम। एलसीएम तो हमें वैसे भी ज्ञात करना होगा, बिना एलसीएम के हम m का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 18, 117 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2 ने 117 तो 2 से कटेगा नहीं, अच्छा 3 से काटो, 3 से 9 कटेगा, ये भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एम 27, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3 त्रिका, अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एकन 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनका गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसने बोल दिया कि एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 तियो 18, यानी 13 गुणे 18, इनका गुणा कर देना, 18 तिया 54 हासिल 5, और 18 5 कितना हो गया, 23, 234 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 13 गुणे 18 लिखते हैं हम लोग। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें आगे दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमने लिख दिया 334 लिख दिया, क्योंकि इसमें पूछा गया था, क्या बोला था, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, इसलिए हमने अलग से कर दिया। अब हमारा जो सूत्र होता है वही लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
देखो पहली संख्या हमारा 18 है, दूसरी संख्या हमारी 117 है। एलसीएम हमारा कितना है? एलसीएम हमारा है 13 गुणे 18। इसको कोष्टक में लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे? कोष्टक में लिखेंगे। 18m माइनस 117। देखो 18 से 18 कैंसिल, 13 निम्मा 117, तो हमारा 9 बराबर 18m माइनस 117। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 9 प्लस 117 बराबर 18m। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 की 6 हासिल 1 यानी कि 2 और 1। अब इसको हम काट दें, 18 से काट दो इसको। 18 सत्ते 126, m बराबर 7 आ गया आपका। m बराबर हमारा कितना आ गया? m का भी मान हमें प्राप्त हो गया। m बराबर हमारा जो आया है वो कितना आया? 7 आया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो था बिल्कुल पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने लगाया था ना, जिसका एक 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 करके आया था, वही है ना, बिल्कुल एक जैसा है दोनों। अगला देखते हैं। बस अब क्या है, हम जंग जीतने ही वाले हैं। इसमें क्या था, थोड़ा भाषा लिखनी थी तो इसलिए हमने पहले ही क्या है इसमें टाइप करके रख लिया। और इसको टाइप करने का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म किया जा सके। अगर हम इतनी भाषा को अगर वहाँ पे अगर हम लिखते तो थोड़ा लंबा समय लगता। तो हाथ से लिखना और पहले से ही तैयार किया हुआ होना, ये सब कुछ सही रहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बोला गया। चलिए हम देखते हैं क्या है हल। हम देखेंगे क्या है। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना, नहीं होते हैं? बोलो। 6 को हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अतः 6 पे पावर n बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं? देखो अगर इस पर पावर n है तो इस पर भी पावर हम n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। बताओ इसमें कहीं पर 5 आया? बोलिए कहीं पर 5 आया? अगर 5 नहीं आया तो क्या होता है? अतः 6 पे पावर n 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। यह संभव नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या n ऐसी नहीं है जो 6 पे पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर आपका यहाँ पर दो के ही गुणज होता है, जैसे मान लो हम बोलते 8 की पावर n, क्या 0 पर समाप्त होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखो 8 जो है वो क्या होता? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, पावर n, यानी कि 2 पे पावर 3 पे पावर क्या है? n है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 0 पे पावर n। अगर 2 का गुणज 5 हो, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर संख्या क्या है? 0 पर समाप्त होती है। मतलब इकाई का अंक बोला गया। इकाई का अंक जो होगा, पीछे वाला जो अंक होगा, पीछे वाला तो क्या होगा? 0 होगा, ये बोला गया था। तो इसमें 6 वाले में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? थोड़ा इसमें भाषा देखनी थी। और बाकी ये इस रूप का अगर बन जाए तो 0 आएगा, अगर इस रूप का नहीं बन रहा है तो नहीं आएगा। मतलब 2 का गुणज हो, सिर्फ 2 का वर्ग हो, घन हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। अगर 2 का हो या 3 की पावर 3, जैसे 2 की पावर का है, सिर्फ 2 की पावर का है, 2 की पावर कुछ भी हो तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है। 5 की पावर का कुछ भी हो, जैसे 10 है, 15 है, n है, 0 है, कुछ भी हो तो वो क्या है? 0 पर समाप्त हो सकता है। ये भी 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर यही दोनों अगर हो तब भी 0 पर समाप्त हो सकता है। इन दोनों, इसके अलावा कुछ अन्य आ रहा है, जैसे 2 गुणे 3 आ रहा है तो 0 पर समाप्त तो नहीं होगा। 2 गुणे 5 आ रहा है तो 0 पर समाप्त होगा। अगर 5 गुणे 3 आ रहा है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला देखेंगे। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? जो किसी ना किसी से कट जानी चाहिए। तो देखिए क्या है 7, देखो यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पर 13 कॉमन हो रहा है तो 13 कॉमन हुआ तो 7 गुणे 11 प्लस 1,
अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमने 13 कॉमन लिया तो यह 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इसके अंदर कुछ भी कोई भी संख्या हो लेकिन 13 से तो कटेगी ही कटेगी। जो चीज कॉमन होती है उसका मतलब क्या है, वो संख्या 13 से कटेगी। तो ये भाज्य है अभाज्य है? तो हम यहां से लिखेंगे 13 उभयनिष्ठ है, संख्या इतने में 13 उभयनिष्ठ है, अतः यह संख्या 13 से विभाजित होगी। क्या होगी? 13 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या? 5 मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, बाकी जो बचा हुआ है रख दो। क्या बचा है? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब यहाँ पर संख्या ये लिखेंगे पहले, संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, अतः यह कैसी? भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? एक बार फिर सुन लीजिए। संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। कैसा है? यह संख्याएं जो है वो कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक ऐसा ही इसमें लिखना है। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। अब जैसे हम आपसे बोले कि बताओ 65 बताओ भाज्य या अभाज्य है, हमने बोला कि 65 भाज्य है अभाज्य, और हमने क्या किया, इसको लिख दिया 13 गुणे 5। भाई ये बताओ ये 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल कट जाएगी 13 से। और हम ये बोले कि 5 से विभाजित होगी, बिल्कुल कट जाएगी 5 से। तो ये तो भाज्य संख्या हो गई नहीं हो गई? अगर कोई संख्या अगर है, अब जैसे मान लो एक और उदाहरण लेते हैं, 5 गुणे 4 प्लस 4। अब यहाँ पर 4 कॉमन मिल रहा है तो 5 प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 5 1 6 55 30 प्राप्त हुआ। बताओ ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी? 24 6 चौक 24। अब 4 से बताओ 24 कटता है या नहीं कटता है? अरे बिल्कुल कटता है। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपका देखो अगर बनता है तो क्या करेंगे, किसी खेल के चारों, जब भी आपका घड़ी वाला, सुई वाला या किसी मैदान वाला जब भी क्वेश्चन बने कि कोई 3 लड़के दौड़ रहे हैं या घड़ी की सुइयां इतने समय पर मिलती हैं और बताइए फिर भविष्य में किस टाइम पर वो पुनः मिलेंगी, या फिर लड़के दौड़ रहे हैं और दौड़ने के बाद बोला जाए कि अभी इन्होंने दौड़ना शुरू किया, मान लो 5 बजे इन्होंने दौड़ना शुरू किया, बताओ ये आगे जाके कितने समय बाद मिलेंगे, है ना? उनकी अपनी अपनी एक स्पीड दी हुई होती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो लगता है समय, वो कितना लगता है? सोनिया को समय जो लगता है वो 18 मिनट लगता है। ठीक है, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो समय लगता है वो कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लगा, रवि को लगा है 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद? भाई एक ये ग्राउंड है और यहां से रवि और सोनिया भागना शुरू करते हैं। सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक ग्राउंड का चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। बताइए ये पुनः कहीं पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, या यहाँ पर कहीं पर एक साथ दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यहां से हमने चलो दौड़ना शुरू किया, ये रवि है, रवि दौड़ रहा है 18 की स्पीड पे दौड़ रहा है, यानी 12 की स्पीड पे दौड़ रहा है, यहां पर आया। अब ये सोनिया क्या थी? सोनिया बताओ 12 की स्पीड वाले को क्रॉस कर जाएगी, आगे आ जाएगी, तब तक ये अगला चक्कर शुरू करेगा, तब तक ये क्या करेगी? दूसरे चक्कर में भी यहाँ पर मतलब इतना क्रॉस कर जाएगी। तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि सोनिया कुछ समय के बाद उसको भी क्रॉस कर जाएगी, मतलब क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। तो ये पूछा गया है कितने समय बाद वो क्रॉस करेगी। तो ऐसे जब भी प्रश्न बने तो हमें क्या करना होता है? लासा निकालना होता है, लासा यानी कि एलसीएम निकालना होता है। तो निकाल दो 18 और 12 का एलसीएम निकालो। और कोई संख्या तो नहीं है इसमें, 2 ही संख्याएं हैं, निकालो। 2 नियम, 2 छंगे, 2 से फिर कट रहा है 9, यानी कि 3 से काटो, 3 त्रिका 3 एकन 3 एकन। तो हमारा जो प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कि 3 दूनी 6 त्रिक 36, यानी कि 36 मिनट के बाद वो पुनः 36 मिनट के बाद वो पुनः क्या होगी? सोनिया और रवि एक दूसरे के सीध पर होंगे।
कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर मिनट में समय दिया था तो यहाँ पर भी ये मिनट में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन दोनों का गुणा करिए, 65 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करिएगा आप तो करो, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 एम 27 1 28 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 585 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ये? चलिए आगे देखें। अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था हमने, 13 संख्या ज्ञात कीजिए, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7। ये देखो दो क्वेश्चन, एक इधर एक इधर, यहाँ पर 11 कॉमन होगा, वैनिष्ट होगा, तो एक 11 से विभाजित हो जाएगी, यहाँ पर 3 वैनिष्ट है, 3 से विभाजित हो जाएगी। भाषा वही लिखनी है, ठीक है। ये लीजिए, कहानी खत्म। एक बार अपने लिए सभी लोग क्लैपिंग करिए, जबरदस्त, क्योंकि आज आपने 2 प्रश्नावलियों के खोपड़ी में छेद किया है। अरे शर्माने की बात नहीं, कर लीजिए, क्लैपिंग कर लीजिए तब तक। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और यहां पर दे रखा है जेड आपका, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। चलिए जेड है, जेड ही है क्या? बिल्कुल जेड होगा। ये बोला गया है, यहां पर कितना आएगा तो इसमें भाग करो, 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितनी बार गया? 2 बार गया, मतलब जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका भाग करेंगे ना यहाँ पर, 7 दूनी 14 और कितना बचा? 2 बचा और 7 तियां 21, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका? जेड की वैल्यू हो गई 23। 7 का गुणा 161 में करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7 7 छक्का 42 और हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 1127। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल लागी 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6, यानी कि 6762 आपका आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने, पहले देख लें क्या पता अभी क्वेश्चन बचा हुआ हो, नहीं बचा है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 प्रश्नावलियों को खत्म किया है। और अगर अच्छा लगा हो कि हाँ वास्तव में आज हमने पढ़ाई की है और समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और साथ में इस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। और जब आप इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। अभी तो गणित का जो है शुरू हुआ है, गणित के अलावा आपको साइंस भी कराने की कोशिश करेंगे, एसएसटी सामाजिक विज्ञान भी कराने की कोशिश करेंगे, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मैथ कराते कराते हमारा जो मनोबल है वो डाउन होने लगेगा कि किसी को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसी सारी भावनाएं, बहुत सारी भावनाएं हैं जो विचार जो है, ऐसी भावनाएं आने लगेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप सपोर्ट करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।